बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से करेंगे। आपको बता दें कि श्रीनगर में सुबह से ही झड़पों का सिलसिला लगातार जारी है। वहीं आपको बता दें कि नौगाम में भी झड़पों की खबरें आ रही हैं। कुछ देर कबल श्रीनगर में फोर्सेस की जानिब से तमाम मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए आंसू गैस का इस्तेमाल भी किया गया था और मुजाहिरीन को रोकने की कोशिश फौज की जानिब से की गई थी। और आपको बता दें कि तमाम हिफाजती दस्ते जो हैं सिक्योरिटी के तौर पर जमीनी सतह पर तैनात दिखाई दे रहे हैं। वहीं मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए लगातार कोशिशें की जा रही हैं। आंसू गैस के गोले पुलिस फोर्सेस की जानिब से किए जा रहे हैं। आंसू गैस के गोले। हालात कशीदा इलाके में बने हुए हैं। मुजाहिरीन और पुलिस के दरमियान झड़पें हो रही हैं। एहतजाजी पुलिस और नीम फौजी दस्तों पर पथराव कर रहे हैं। हिफाजती दस्तों ने मुजाहिरीन के खिलाफ आंसू गैस का इस्तेमाल किया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि इलाके में हालात कशीदा बने हुए हैं। तो इलाके में हालात किस तरीके के हैं इस वक्त जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे जुड़ चुके हैं। समीउल्लाह बताइएगा, श्रीनगर में भी झड़पे की खबरें सुबह से ही मौसूल हो रही हैं। इस वक्त मुजाहिरीन और अगर फोर्सेस की बात करें तो उनके दरमियान क्या कुछ हालात इस वक्त इलाके में बताए जा रहे हैं? अपडेट जी बिल्कुल सना, जो सुबह आज सिक्योरिटी फोर्सेस को एक मुसद्दिका इत्तला मिली थी, उसके बाद उन्होंने नौगाम इलाके में कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन शुरू किया और सर्च के दौरान मिलिटेंटों ने जो एक घर में छिपे हुए थे वहां से फायर खोला और एक गोलियों का तबादला दोनों तरफ से जारी हुआ। फिर एनकाउंटर हुआ वहां पे। तो इस एनकाउंटर में अभी तक जो है 2 मिलिटेंट मारे गए हैं। जो मिलिटेंट मारे गए हैं वो मुकामी मिलिटेंट थे जिनका ताल्लुक हिजबुल मुजाहिदीन से बताया जा रहा है। जहां तक हमारी पुलिस सोर्सेज से बात हुई तो उनका असला और गोला बारूद भी वहां से बरामद किया गया एनकाउंटर साइट से। तो AK-47 राइफल्स भी वहां से जो है बरामद की गई है। जहां कश्मीर में हालात ऐसे बनते हैं जब एनकाउंटर की सिचुएशन आती है, जब एनकाउंटर शुरू होता है फोर्सेज और मिलिटेंटों के दरमियान, तो मकामी लोग वहां पे प्रोटेस्ट करते हैं और ये कोशिश करते हैं कि वो एनकाउंटर साइट में घुसने की कोशिश करते ताकि वो मिलिटेंटों को वहां से कोई मदद फराहम कर सके। लेकिन आज सुबह जो है नौगाम में लोग जमा हुए, उन्होंने फोर्सेस पर पथराव शुरू किया और पथराव के दौरान जो है फोर्सेस ने यहाँ से रिटायलेट किया और वहां से उनको भगाने की कोशिश की। आंसू गैस के गोले दागे और जहां तक हमारी सोर्सेज से बात हो पा रही है तो उनका यही कहना है कि अभी भी कुछ इलाकों में वहां पे पथराव फोर्सेज और इनके दरमियान जारी था। जी, नौगाम की वजह से हमने देखा है कि कई जगह पर जिस तरीके से श्रीनगर की अगर हम बात कर लें तो वहां पर भी झड़पें शुरू हुई। इसके अलावा कई और मकामात है, क्या वहां से भी झड़पों की खबरें मुजाहिरीन के जरिए मौसूल हो रही हैं? समीउल्लाह जी बिल्कुल, जो श्रीनगर के कुछ इलाके हैं वहाँ पे भी झड़पों की खबरें सामने आ रही है और जो खास तौर पे जो नेशनल हाईवे है बारामूला जम्मू नेशनल हाईवे, वहाँ पे भी जो है नौगाम के मुकाम पर अभी भी वो कुछ जगहों से ऐसी खबरें आ रही है जो वहाँ अभी सामने आ रही है खबरें वहाँ से। जी, और अगर मुजाहिरीन की बात करें, कहा जा रहा है कि इस झड़प में मुजाहिरीन जख्मी भी हुए हैं, तो क्या ज्यादा तादाद मुजाहिरीन की बताई जा रही है जो जख्मी हुए हैं? सना, मैं आपको बता दूं कि जहां तक हमारी पुलिस सोर्सेज से बात हुई है तो वहां पे जहां पे एनकाउंटर चल रहा था वहां जो लोग जमा हुए थे सिर्फ फोर्सेज और प्रोटेस्टरों के दरमियान जहां झड़पें हुई तो कुछ बंदे जो है वो जख्मी पर मामूली तौर पर वो जख्मी हुए हैं वहां पे। लेकिन अभी भी इलाके में फोर्सेज और एहतजाजियों के दरमियान तसादुम जारी है। तो फोर्सेज और मुजाहिरीन के दरमियान इस वक्त भी इलाके में तशादुम जारी है। इस वक्त की ताज़ा खबर आपको बता रहे हैं, बड़ी खबर कि इस वक्त भी इलाके में हालात जो है कशीदा बने हुए हैं, जिन्हें मुंतशिर करने के लिए फ़ौज की जानिब से लगातार कोशिशें की जा रही हैं और मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए आंसू गैस का भी इस्तेमाल किया जा रहा है फ़ौज की जानिब से। बेहद शुक्रिया हमारे साथ समीउल्लाह जुड़ने के लिए और हालात से, सिचुएशन से हमें आगाही देने के लिए। और साथ ही साथ बात कर लें मुज़ाकरात की, तो इस ताल्लुक से भी लगातार तजवीज़ें पेश की जाती रही हैं। आपको बता दें कि सियासी लीडरों की जानिब से हिंद पाक से बातचीत के ताल्लुक से इक़दाम किए जाते हैं और अहया की तजवीज़ पर रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए जम्मू कश्मीर के गवर्नर सत्यपाल मलिक ने कहा है कि दोनों ममालिक के बीच मुनासिब वक्त पर मुज़ाकरात होंगे। उसी मुल्कों के बारे में उनको कहने का हक नहीं है, वो हमारे और पाकिस्तान के बीच में है। बात ज़रूर होगी हमारी और पाकिस्तान की, जब पड़ोस में रहेंगे तो बात होगी, लेकिन अगर तुम पंचायत में उसको लाओगे तो वो हमको एक्सेप्टेबल ना कभी था ना है। वो कोशिश कर रहे हैं। देखिए, सारी चीज़ें तो मेरे और आपके हाथ में नहीं हैं। बहुत सारी फोर्सेज यहाँ वर्क करती हैं, देश अंदर की भी बाहर की भी। तो मैं सभी से अपील करता हूँ
ये देश का सबसे खूबसूरत और बढ़िया खित्ता है और ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो बातचीत से हल ना हो सकती और ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो हथियार से हल होती हो। ना हम हथियार से हल कर सकते हैं, ना सामने वाले कर सकते हैं। होम मिनिस्टर वॉज वेरी रिसेप्टिव फॉर प्रॉब्लम्स ऑफ कश्मीर। उन्होंने कहा कि हम बातचीत के पक्ष में हैं। बातचीत की जो बुनियादी शर्तें वो आपको मालूम है और उन्होंने ये भी कहा, मैं उन्हें बताया भी सारा कि मैं उनके आने से पहले मैं जो अपनी मेन स्ट्रीम पार्टीज़ हैं उनके लीडर से मेरी मुलाकात हो चुकी थी और सबसे हम कोशिश कर रहे हैं कि ये प्रोसेस है, तुम्हारे लिए है। ये रुपया हर पंचायत को 50 लाख से लेकर 1.5 करोड़ तक रुपया मिलने वाला है। इसमें हिस्सेदारी करो, इसको लो और चीज़ें नॉर्मल होंगी तो फिर बातचीत होगी, फिर सब चीज़ें हल होंगी। और अब बात करेंगे सीबीआई के उबूरी डायरेक्टर की, जिसे आज सीबीआई को मिल चुका है, जिनका नाम एम नागेश्वर राव बताया जा रहा है। आपको बता दें कि गुज़िश्ता कई महीनों से हमने देखा है कि सीबीआई में रस्साकशी उठापटक के बाद उन्हें उबूरी डायरेक्टर मिला है। उबूरी चीफ एम नागेश्वर राव मिले हैं। आपको बता दें कि इस ताल्लुक से हमने देखा है कि सीबीआई की तहकीकात को लेकर भी कहा जा रहा है कि साफ और शफाफ तहकीकात की जाएगी और साथ ही साथ मरकजी हुकूमत ने 2 डायरेक्टर्स को, 2 अफसरान को साइडलाइन करते हुए मरकजी हुकूमत की जानिब से ये इकदाम किए गए हैं। एम नागेश्वर राव सीबीआई के उबूरी डायरेक्टर बनाए गए हैं। सीबीआई के साबिक चीफ आलोक कुमार और स्पेशल डायरेक्टर राकेश कुमार अस्थाना दोनों को साइडलाइन करते हुए मरकजी हुकूमत की जानिब से ये इकदाम किए गए हैं। एडिशनल डायरेक्टर अरुण शर्मा और डीआईजी मनीष सिन्हा को लंबी छुट्टी पर भेज दिया गया है। और सीबीआई में रिश्वत का मामला लगातार सामने है, सुर्खियों में रहा है। इस सिलसिले में जांच अफसर ए.के. बस्ती का फौरी तौर पर भी तबादला हुआ है। और वहीं सीबीआई में ए.के. बस्ती डीएसपी के ओहदे पर हैं। वो आस्थाना और वर्मा मामले की जांच कर रहे थे। उधर सीबीआई डायरेक्टर आलोक वर्मा ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। सुप्रीम कोर्ट ने आलोक वर्मा को अर्जी दाखिल करने की इजाजत भी दी है। आलोक वर्मा के वकील ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से अर्जी पर जल्द समाअत करने की मांग भी की है। इस मामले में कोर्ट 26 अक्टूबर को इस ताल्लुक से समाअत करेगा, सुनवाई करेगा। इस बीच स्पेशल डायरेक्टर आस्थाना के खिलाफ इल्जामात की जांच के लिए 3 रुकनी कमेटी तश्कील दे दी गई है। और मरकजी वजीर क्या कुछ कह रहे हैं अरुण जेटली इस ताल्लुक से, आइए आपको सुनाते हैं। कि 2 बड़े अधिकारी, सबसे बड़े अधिकारी जो हैं, उन दोनों पे आरोप है। अब इसकी जांच कौन करेगा, ये सरकार के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता। सरकार उसकी जांच नहीं कर सकती और न करेगी। सीबीआई का जो एक्ट है, उस कानून के तहत सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के पावर्स अधिकार है सेक्शन 4(1) में। तो सीबीआई की इन्वेस्टिगेशंस के संबंध में जो सुपरिटेंडेंस का अधिकार है वो सेंट्रल विजिलेंस कमीशन का है और ये उन कानूनों के संबंध में है, वो इन्वेस्टिगेशन जो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट से संबंध रखती हो। और हम उम्मीद करते हैं कि जब ये मसला अब सुप्रीम कोर्ट में जा रहा है तो मुझे यकीन है कि सुप्रीम कोर्ट सेक्शन 4 के वायलेशन पर डायरेक्टर को यकीनन राहत देगा। दूसरी बात यह है कि सीवीसी के बोलने पर हटाया गया है। मैं जानना चाह रहा हूं कि सीवीसी ने कौन से कानून का इस्तेमाल किया। हम डिमांड करते हैं कि हमको बताइए आप कि वो कौन सा सेक्शन है लॉ का जिसके तहत आपने ये सिफारिश की। तीसरी बात यह है कि डायरेक्टर वर्मा ने एक ऑफिसर जिसके खिलाफ करप्शन के चार्जेस थे और सीबीआई ने अपने वेबसाइट पर उस एफआईआर को भी अपलोड कर दिया, पूरे चार्जेस बता दिए। तो बजाय उसके कि मिस्टर मोदी जो कहते थे कि मैं ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, वो क्यों एक करप्ट ऑफिसर को बचाने पे लगे हुए हैं? पूरी बिल्डिंग को सील कर दिए। तो फिर ये क्या हो रहा है? तो ये जितने डेमोक्रेसी के इंस्टीट्यूट्स हैं उसको अंडरमाइन किया जा रहा है, उनकी क्रेडिबिलिटी को बर्बाद किया जा रहा है। तो ये देश के लिए बहुत ख़राब चीज़ हो रही है और मैं उम्मीद करता हूं कि देश की आवाम इस चीज़ को गौर कर रही है, देख रही है कि ये जो वादा, जो ढकोसले झूठे वादे किए गए थे करप्शन।
तो इस मामले पर समाअत के लिए कोर्ट तैयार हो गई है। 26 अक्टूबर को इस मामले पर समाअत होनी है। इस बीच 3 रुकनी जांच कमेटी भी तश्कील दे दी गई है। इस खबर पर मजीद अपडेट हासिल करने के लिए रुख करेंगे दिल्ली का। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे शंकर आनंद एक बार फिर से जुड़ चुके हैं। शंकर आनंद, 3 रुकनी जांच कमेटी बनाई गई है ताकि शफाफ तरीके से इस मामले की जांच हो सके। इन 3 सदस्यीय टीम में कौन कौन शामिल है और क्या वक्त भी मुकर्रर किया गया है कि कब तक ये 3 रुकनी टीम जांच मुकम्मल कर लेगी? देखिए, सीबीआई के ही 3 जो अधिकारी जो इस मामले की पड़ताल करेंगे, इसमें एक आईपीएस ऑफिसर अमित कुमार भी हैं, जिसे अमित कुमार को ज्वाइंट डायरेक्टर पॉलिसी बनाया गया है। पॉलिसी का जो मसला होता है, ये सबसे महत्वपूर्ण एक विभाग होता है सीबीआई में। और सीबीआई से संबंधित जो तमाम जो पॉलिसी होते हैं, तमाम जो निर्णय होते हैं, उस हर एक निर्णय वाले जो स्थान पर जेडी पॉलिसी जो है जरूर बैठते हैं। तो इसमें अमित कुमार को एक नया कार्यभार सौंपा गया है ज्वाइंट डायरेक्टर पॉलिसी का। तो अब ये भी उस टीम के हिस्सा होंगे जिसमें ये फैसला लिया जाएगा कि यहाँ पर गलती कहाँ हुई, किससे हुई, किस तरह से हुई। और बात की जाए अगर सीबीआई दफ्तर में 9th और 10th और 11th फ्लोर को सीज करने का, तो वो इस मामले पर सीबीआई के अधिकारी साफ तौर पर मना करते हैं कि यहाँ पर कोई भी फ्लोर जो है सीज नहीं किया गया है। हालांकि ये मसला अब तफ्तीश का है। इस मामले पर जिस तरह से आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं, हालांकि अब ये मामला राजनीतिक हो गया है, राजनीतिक बयानबाजी का दौर शुरू हुआ है। तो यहाँ पर जांच एजेंसी किस तरह से अपना काम करती है, इस मसले पर वो इस मामले पर बयान नहीं देगी। लेकिन इतना स्पष्ट है सना कि अब ये मामला काफी बढ़ चुका है। हालांकि इस मामले पर सरकार की तरफ से जो एक फैसला लिया गया है, एक बड़ा फैसला इसलिए कहा जा सकता है क्योंकि यहाँ पर जो अधिकारी होते हैं, एक अधिकारी दूसरे के खिलाफ, दूसरा तीसरे के खिलाफ, तो ये एक माहौल जो बना हुआ चला आ रहा था सीबीआई में पिछले 1.5 साल से, इसको रोकना, उसको विराम लगाना बहुत आवश्यक था। उसी के तहत ये कार्रवाई की गई है। जाहिर सी बात है, ये वक्त की अहम जरूरत थी और इस पर कदगन लगाना बेहद। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए शंकर आनंद और अपडेट फराहम करने के लिए। तो फिलहाल आगे बढ़ लेते हैं, आपका बेहद शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। और अब बात करेंगे इलाहाबाद हाई कोर्ट में होने वाली समाअत की। आपको बता दें कि इलाहाबाद हाई कोर्ट आज 4000 उर्दू टीचर्स को लेकर समाअत करने वाला है। तकरीबन 2 बजे बताया जा रहा है कि इसको लेकर सुनवाई होगी। आपको बता दें कि योगी हुकूमत ने 4000 उर्दू टीचर्स की बहाली को लेकर उस पर रोक लगा दी थी, पाबंदी लगा दी थी। आपको बता दें कि अखिलेश हुकूमत की जानिब से इस 4000 उर्दू टीचर्स को बहाली करने के लिए का फैसला लिया गया था और योगी हुकूमत ने इसे मनसूख कर दिया था, जिसको लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बहाली के लिए हुक्म दिया था। और उसके बाद आज फिर इस समाअत पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं कि आज इलाहाबाद हाई कोर्ट सुनवाई करते हुए क्या कुछ इस मामले पर फैसला सुनाता है। रियासत में उर्दू असातिज़ा की जरूरत नहीं है, ऐसा पहले मौजूदा हुकूमत यानी योगी हुकूमत ने कहा था। ये कहते हुए असातिज़ा की तकर्रुरी के फैसले को मनसूख कर दिया था। तकर्रुरी की मनसूखी के बाद असातिज़ा की तंजीम की जानिब से लगातार एहतजाज किया गया और मुतालबा किया गया कि उर्दू असातिज़ा की बहाली की जाए, जिस पर आज सुनवाई होने वाली है। और मुश्ताक आमिर इस खबर पर हमारे साथ जुड़ चुके मजीद अपडेट के साथ। मुश्ताक आमिर, योगी सरकार कहती है कि उर्दू टीचर्स की जरूरत नहीं है, वहीं अब सवाल ये उठता है कि जब जरूरत नहीं थी तो अखिलेश हुकूमत ने आखिर क्यों उर्दू टीचर्स की बहाली को लेकर फैसला किया था। आज इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला काफी अहम होगा इस मामले में। सना, आपसे ठीक 1 घंटे बाद इस मामले की समाअत है इलाहाबाद हाई कोर्ट में। अब आज इस पर फैसला होगा या नहीं होगा ये कहना कब्ल वक्त है, लेकिन 4000 उर्दू टीचरों की तकर्रुरी की मनसूखी एक बहुत बड़ा ये फैसला था रियासती हुकूमत का, जिसमें 1,04,000 टीचरों को जो है बेदखल कर दिया गया, रोजगार से बेरोजगार हो गए वो। तो ये एक तरह का सियासी फैसला था। और इससे पहले इस फैसले से आने से पहले, यानी अब पिछली डेट जब पड़ी थी इलाहाबाद हाई कोर्ट में, तो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने रियासती हुकूमत से कहा था कि वो 4000 टीचरों की तकर्रुरी करे या फिर क्यों ना उसके ऊपर जुर्माना लगाया जाए। यानी इतना सख्त रवैया था इलाहाबाद हाई कोर्ट का रियासती हुकूमत पर 4000 उर्दू टीचरों की तकर्रुरी को लेकर। लेकिन बजाय इसके कि वो इस हुक्मनामे को या इस ऑर्डर को, इस सख्ती की अहमियत को रियासती हुकूमत समझती, उसने 4000 टीचरों की तकर्रुरी को ही मनसूख करार दे दिया। तो आज इस पर भी बहस है कि वो जो 4000 उर्दू टीचरों की जो तकर्रुरी हुई थी उसको किस बुनियाद पर हटाया गया है। और इस पर भी ये सवाल होगा कि आखिरकार हुकूमत ने पिछले ऑर्डर को खातिर में ना लाते हुए उसने इतना बड़ा फैसला कैसे कर लिया।
तो जाहिर है अब 1 घंटे बाद इस पर समाअत शुरू होगी और उसके बाद देखना पड़ेगा, हमें इंतजार करना पड़ेगा कि इलाहाबाद हाई कोर्ट का इस मामले में क्या रुख होता है। लेकिन मुश्ताक सवाल यहाँ पर ये करना चाहेंगे, क्या रिकॉर्ड्स में ये चीज है कि 4000 उर्दू टीचर्स की जरूरत रियासत को नहीं थी? जी हाँ, यही तो बुनियाद बनाई है रियासती हुकूमत ने। रियासती हुकूमत का ये कहना है कि उर्दू शिक्षक जो हैं, यानी जो टीचर्स हैं, उनकी जरूरत नहीं है और जो टीचर हैं वो सफिशिएंट हैं, यानी जितनी टीचरों की जरूरत है, उनके अल्फाज में जितने उर्दू शिक्षकों की आवश्यकता है वो मौजूद हैं, वो काम कर रहे हैं। इस बुनियाद पर कि उर्दू टीचरों की जरूरत नहीं है, 4000 टीचरों की तकर्री मनसूख कर दी गई। तो जाहिर है ये मामला जो है एक तरह का पॉलिटिकल हो गया है। पिछली सरकार ने 4000 टीचरों को ये कहकर भर्ती किया था कि भाई जो उर्दू टीचरों की जो कमी है उसको भरपाई कर रही है, पूरा कर रही है। इस हुकूमत का कहना है कि उर्दू टीचरों की जरूरत ही नहीं है, जितने टीचर चाहिए उतने टीचर काम कर रहे हैं। तो जाहिर है दो सरकारों का दो अलग अलग वर्जन है। मुश्ताक अहमद, ये हुकूमती तौर पर बात हो गई, आप एक रिपोर्टर हैं और जाहिर सी बात है इस ताल्लुक से भी खबरें आपकी नजरों से गुजरती होंगी। क्या लगता है वाकई में उर्दू टीचर्स की जरूरत नहीं है स्कूलों में? सना देखिए, उर्दू टीचरों की जरूरत बेइंतहा है, बल्कि ये कहिए कि उर्दू टीचरों की जितने उर्दू टीचर सुबुकदोश होते गए, रिटायर होते गए, उनकी जगह भरी नहीं गई। अभी भी सिर्फ 4000 जो उर्दू टीचर हैं ये बहुत कम है। ये तकरीबन 12000 ऐसे जो हैं पोस्ट खाली हैं पूरी रियासत में, जहां पर इससे पहले उर्दू टीचर पढ़ाया करते थे और वो जब वो रिटायर हो गए या उनका तबादला हो गया तो उस जगह पर ना कोई उर्दू टीचर आया और ना उसकी जगह पर कोई उर्दू टीचर रखा गया। तो पिछली सरकार ने, समाजवादी पार्टी सरकार ने ये कहा था कि हम 4000 उर्दू टीचरों को रख करके इसकी एक तरह से हम शुरुआत कर रहे हैं। तो जहां तक ये कहना कि उर्दू टीचरों की कमी नहीं साहब, उर्दू टीचरों की बहुत कमी है, क्योंकि हर प्राइमरी स्कूल में जहां उर्दू नोइंग लोग हैं, जहां उर्दू जानने वाली आबादी है, वहां पर एक उर्दू टीचर का होना बहुत जरूरी है। जो बलदियाती अब हुकूमत की मंशा पर भी सवाल उठ रहा है कि आखिर उर्दू के साथ हुकूमत सौतेला रवैया क्यों करती हुई नजर आ रही है। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए मुश्ताक आमिर और तफसील के साथ बातचीत करने के लिए। इस वक्त कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, आपको सीधे ले चलते हैं कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस में। कि रफेलोफोबिया से बचने के लिए और अपने सब गलत कारनामों को भारत की सर्वोच्च इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी से करवाने के लिए आज असंवैधानिक रूप से सीबीआई डायरेक्टर को वस्तुतः हटाया गया है, यद्यपि उसको कहते हैं फोर्स टू गो ऑन लीव। वस्तुतः सस्पेंड किया गया है, जो गैरकानूनी और असंवैधानिक है। दूसरा बिंदु, राफेल का मैंने जिक्र किया, मैं वापस आऊंगा उस पर, लेकिन एक शब्द लिख के कि मैं इनको लीव पे जाने को कह रहा हूं। इस सरकार ने उच्चतम न्यायालय को नकार दिया है। सीबीआई एक्ट, जिसको स्पेशल पुलिस पावर्स एक्ट कहते हैं, उसको नकार दिया है। और मैं वो प्रावधान पढ़ूंगा जिसके अंतर्गत उच्चतम न्यायालय ने कहा कि सीबीआई के स्वायत्व के लिए, स्वतंत्रता के लिए, निष्पक्षता के लिए, पुरजोर मजबूती के लिए एक स्वतंत्र समिति जो नॉर्मल नहीं होती, एक तरफ प्रधानमंत्री, एक तरफ उच्च न्यायाधीश, एक तरफ नेता प्रतिपक्ष इत्यादि, उसको सिलेक्ट करेंगे और एक सुनियोजित फिक्स्ड टेन्योर होगा 2 वर्ष का। उसको नकार दिया, 1 सेकंड में नकार दिया। और इसके लिए अनुच्छेद सेक्शन 4A और 4B बनाया गया एक्ट में। अब नकारे कैसे? एक्ट को तो नहीं नकार सकते, तो कहते हमने नकारा नहीं, हमने उनको लीव पे भेज दिया। ये दूसरा बिंदु है। ये हवाला, सो कॉल्ड हवाला जजमेंट में लिखा है, ये सीबीआई एक्ट में लिखा है, जिसकी प्रतिलिपि मेरे मित्र आपको देंगे और मैं उससे पढ़ूंगा आपको अभी। सो देयरफॉर फ्रेंड्स, द सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर which mandates independent, completely unbiased, autonomous CBI has been nullified. The amendments to the CBI Act sections 4A and 4B have been nullified by the camouflage and the simple expedient, the over clever but disingenuous method of calling it forced leave, de facto removal, de facto suspension. Supreme Court judgments, statutes of India are grist to the mill of this irresponsible government and the uncaring ruling party chairman,
द अनकेयरिंग ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर। तीसरा बिंदु, जो पुलिस है, जो प्रोसिक्यूटर है, एक घोर गंभीर अपराध में, जिसको हमने नहीं, आपने नहीं, सरकारी दस्तावेज एफआईआर में लिखा है एक्सटॉर्शन। एक्सटॉर्शन बहुत बड़ा अपराध होता है। उसमें जो प्रोसिक्यूटर है उसको तो पैरालाइज कर दिया, हटा दिया और समर्थन किया अभियुक्त का। तो कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस आप देख रहे थे, जहां पर अभिषेक मनु सिंघवी प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रहे थे। सीबीआई मामले को लेकर वो तंज कसते हुए मरकजी हुकूमत पर नजर आ रहे थे। फिलहाल आगे बढ़ेंगे और जमाल खाशोगी मामले की करेंगे। एक नया इंकशाफ हुआ है, बड़ा इंकशाफ माना जा रहा है। बरतानवी मीडिया की जानिब से ये बड़ा इंकशाफ किया गया है। आपको बता दें कि बरतानवी एक ब्रॉडकास्टर है मीडिया, जिसकी जानिब से कहा गया कि जिस्म के टुकड़े जमाल खाशोगी के मिले हैं, जिसको लेकर सनसनी फैलती हुई नजर आ रही है। आपको बता दें कि जमाल खाशोगी का कुछ दिनों कबल कत्ल किया गया था और जिस्म के हिस्से कहा जा रहा है कि अब इस्तांबुल में सऊदी कौंसिल जनरल के घर पर मिले हैं। स्काई न्यूज के मुताबिक जमाल खाशोगी के जिस्म के टुकड़े किए गए थे और उनकी शक्ल को भी बिगाड़ दिया गया था। इससे पहले तुर्की रोडीना पार्टी के लीडर डोगो पेरेंसिक ने ये इल्जाम लगाया है कि जमाल खाशोगी के जिस्म के कुछ टुकड़े सऊदी कौंसिल खाने के घर में वाक़े बाग के कुएं में पाए गए। तुर्की के लीडर का ये बयान सदर तैयब उर्दगान के बयान के बाद ही आया है। कल तुर्की के सदर उर्दगान ने साफ अल्फाज में पार्लियामेंट में खिताब करते हुए कहा था और सऊदी अरब पर इल्जाम लगाया था। उन्होंने सऊदी अरब से मुतालबा भी किया था कि जमाल खाशोगी कत्ल मामले में मुलव्वस 18 लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। और सऊदी अरब की बात कर लेते हैं। आपको बता दें कि सऊदी अरब में सरमायाकारी को लेकर एक प्रोग्राम का इनेकाद किया गया है और अब सऊदी में सरमायाकारी को लेकर जो सरमायाकार है वो पीछे हटते हुए दिखाई दे रहे हैं। देखिए इस रिपोर्ट में। रियाज में इस 3 रोजा बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस का बड़ा मकसद सऊदी अरब का महज तेल की दौलत पर इन्हिसार कम करना है, लेकिन इसके साथ साथ दूसरी मर्तबा मुनक़िद की जाने वाली इस कॉन्फ्रेंस के जरिए रियाज हुकूमत आलमी सतह पर अपनी शनाख्त और साख बेहतर बनाने की कोशिशों में भी थी। इस मर्तबा इस कॉन्फ्रेंस में सहाफ़ी जमाल खाशोगी के सऊदी कौंसिल खाने में कत्ल के सबब कई अहम बैनुल-अक़वामी कंपनियों और हुकूमती वफूद ने शिरकत से गुरेज किया। कॉन्फ्रेंस के इफ्तिताही रोज अरबपति सऊदी खातून ताजिर लुबना सुलेमान अल अलियान ने भी इस मामले का तज़किरा करते हुए कहा कि उन्हें उम्मीद है कि इस कत्ल से मुतल्लिक तमाम हक़ाइक़ जल्द सामने आ जाएंगे। लुबना सुलेमान का कहना था कि हालिया हफ्तों के दौरान मंजर-ए-आम पर आने वाली भयानक खबरें उनकी तहजीब की नुमाइंदगी नहीं करती। दूसरी जानिब पाकिस्तानी वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान इक़्तिदार संभालने के 2 माह के दौरान दूसरी मर्तबा सऊदी अरब पहुँचे। कॉन्फ्रेंस के एक सेशन में शुरका से खिताब करते हुए उन्होंने बताया कि पाकिस्तान आलमी मालियाती इदारे और दोस्त ममालिक से कर्ज हासिल करके अपने मौजूदा माशी बहरान से निकलने की कोशिश कर रहा है। इमरान खान का कहना था कि उनकी हुकूमत पाकिस्तान में गैर मुल्की सरमायाकारी के लिए माहौल को मजीद साजगार बना रही है। उन्होंने अपने वतन की जोग्राफियाई अहमियत का तज़किरा करते हुए कहा कि पाकिस्तान के पड़ोस में चीन और हिंदुस्तान जैसी 2 बड़ी मंडियां हैं और अफगानिस्तान में अमन कायम होने के बाद वस्ती एशियाई रियासतों तक भी रसाई होगी। एक सवाल के जवाब में इमरान खान का कहना था कि पाकिस्तान के चीन और ईरान जैसे पड़ोसी ममालिक के साथ दोस्ताना ताल्लुकात हैं, लेकिन भारत और अफगानिस्तान के साथ भी खित्ते की तरक्की के लिए बेहतर रवाबित जरूरी हैं। पाकिस्तानी वज़ीर-ए-आज़म ने बताया कि सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान के साथ मुलाकात में सऊदी ताजिरों के एक वफ्द की तश्कील की बात हुई जो पाकिस्तान में सरमायाकारी को यकीनी बनाएगा। इसके अलावा दोनों ममालिक के माबैन पाकिस्तान में 2 ऑयल रिफाइनरियों की तामीर के सिलसिले में भी मुज़ाकरात हो रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। न्यूज रूम से खबरों का सिलसिला यहीं तक। मजीद ताज़ा खबरों के लिए आप लॉग इन कर सकते हैं हमारी वेबसाइट news18urdu.com पर। आदाब।